आज हम उत्तर प्रदेश की धरती से निकले कुछ ऐसे सितारों की बात करने वाले हैं जिन्होंने भारत के इतिहास, साहित्य और स्वतंत्रता संग्राम की धारा ही मोड़ दी। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो उत्तर प्रदेश की कुछ महान हस्तियों पर है और लिस्ट देखकर ही मैं हैरान था। बिल्कुल, ये लिस्ट वाकई कमाल की है। हम गौतम बुद्ध के समय से लेकर आधुनिक भारत के निर्माताओं और साहित्य के दिग्गजों तक का एक लंबा सफर तय करेंगे। लेकिन ये सिर्फ नामों की एक सूची नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे उन कहानियों, उन विचारों और उन घटनाओं को समझने की जिन्होंने इन शख्सियतों को इतना बड़ा बनाया। सही कहा। हमारा मकसद भी यही है कि इन सारे तथ्यों को एक दिलचस्प बातचीत में पिरोया जाए ताकि ये समझा जा सके कि भारत की पहचान को गढ़ने में अकेले उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा हाथ रहा है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जमीन से कौन कौन से नगीने निकले हैं। तो शुरुआत एक ऐसे नाम से करते हैं जिन्हें एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया। हाँ, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध। हम सब जानते हैं कि उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, उनके जीवन की 3 सबसे बड़ी घटनाएं वो उत्तर प्रदेश की धरती से जुड़ी हैं। अच्छा जी, 29 साल की उम्र में जब उन्होंने घर छोड़ा तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में जो उन्होंने पहला उपदेश दिया उसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। सारनाथ में। और अंत में कुशीनगर में जब उनका देहांत हुआ तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। ये तीनों शब्द उनकी जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ हैं। ये तो कमाल की बात है। मतलब ज्ञान, पहला उपदेश और निर्वाण तीनों उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। और उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश भी श्रावस्ती में ही दिए थे, जो यही है। उनके गुरु का नाम अलर कलाम था। वाह, तो ये जमीन हमेशा से विचारों के लिए उपजाऊ रही है। चलिए समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मध्यकालीन भारत में आते हैं। यहाँ एक नाम जियाउद्दीन बर्नी का आता है। हाँ, जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर में जन्मे थे। और वो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के दरबारी थे ना? जी, वो एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार थे। उनकी लिखी तारीख़ फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी, इनके बिना हम उस दौर की राजनीति और समाज को समझ ही नहीं सकते। और इसी दौर में बदायूं से एक और महान हस्ती थी, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया का नाम आते ही उनके सबसे मशहूर शिष्य का नाम जुबान पर आ जाता है, अमीर खुसरो। बिल्कुल, जिन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता था। हाँ, और खड़ी बोली का जनक भी। इनका जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। और सिर्फ यही नहीं, तबला और सितार जैसे साजों का आविष्कार भी उन्हीं से जोड़ा जाता है। वाह। और उनकी रचना तुगलकनामा एक अहम ऐतिहासिक दस्तावेज है। दिलचस्प बात यह है कि वो बलबन से लेकर खिलजी तक कई सुल्तानों के दौर के गवाह रहे। दिल्ली सल्तनत के दाग जब मुगलों का दौर आया तो उत्तर प्रदेश की भूमिका और भी अहम हो गई। खासकर अकबर के शासन में उनके दरबार के कई नवरत्न इसी धरती से निकले थे। जैसे बीरबल। हाँ, बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था। हाँ। वो कालपी, जालौन के थे और अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। अकबर ने उन्हें कविराज की उपाधि दी थी। जी, लेकिन प्रशासनिक सुधारों की बात करें तो राजा टोडरमल का नाम सबसे ऊपर आता है, जो सीतापुर से थे। उन्होंने 10 साला बंदोबस्त शुरू किया था, है ना? जी, मैंने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन ये इतना बड़ा सुधार क्यों माना जाता है? इसे ऐसे समझिए, उस जमाने के लिए ये एक क्रांतिकारी विचार था। टोडरमल ने कहा कि हम किसी एक साल की फसल के आधार पर टैक्स नहीं लेंगे, हम पिछले 10 साल की पैदावार का औसत निकालेंगे। अच्छा। और उसका 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में लेंगे। इसका मतलब था कि अगर किसी किसान की 1 साल फसल खराब भी हो जाए तो उस पर भारी टैक्स का बोझ नहीं पड़ेगा। मतलब ये किसानों और सरकार दोनों के लिए फायदेमंद था। ये तो वाकई दूर की सोच थी। बिल्कुल। और इसका प्रभाव आज तक है। हरदोई में जो राजस्व प्रशिक्षण संस्थान है उसका नाम राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान ही है। वाह। इसी सूची में अबुल फजल भी थे, आगरा से। अकबरनामा और आईने अकबरी उन्होंने ही लिखी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अंग्रेजों का दौर आया और फिर उठी 1857 की क्रांति की चिंगारी। और इस चिंगारी को हवा देने वाले थे मंगल पांडे, बलिया के रहने वाले। हाँ, मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी की 34वीं बटालियन के एक सिपाही। जब वो चर्बी वाले कारतूसों की बात सामने आई तो ये उनके लिए धर्म का सवाल बन गया। उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और गुस्से में अपने अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चला दी। वो एक बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा।
8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई और वो इस क्रांति के पहले शहीद बन गए। एक अकेले सिपाही का विद्रोह जिसने पूरे देश में आग लगा दी, और जब ये आग फैली तो कानपुर से इसका नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब, जिनका बचपन का नाम ढोंडूपंत था। हाँ, और उनके साथ थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी तो रोंगटे खड़े कर देती है। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। बचपन का नाम था मणिकर्णिका। मनु? जी, प्यार से लोग मनु बुलाते थे। झांसी के राजा गंगाधर राव से शादी के बाद वो रानी लक्ष्मीबाई बनी। जब लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत अंग्रेज झांसी को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे तो उन्होंने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। और उस समय सिर्फ झांसी ही नहीं, लखनऊ में भी विद्रोह की कमान एक महिला के हाथ में थी, बेगम हजरत महल। जी, वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। उन्होंने बड़ी बहादुरी से लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया। यहाँ एक और नाम लेना जरूरी है, अजीजन बाई का। अच्छा। हाँ, उन्होंने लखनऊ में महिलाओं का एक सशस्त्र दल बनाया था। अच्छा। हाँ, और नाना साहब के कहने पर अंग्रेजों से लोहा लिया था। ये दिखाता है कि इस क्रांति में महिलाएं भी बराबर की भागीदार थीं। 1857 के बाद स्वतंत्रता संग्राम का तरीका बदला। अब बारी थी समाज सुधारकों और नेताओं की। इस कड़ी में एक बड़ा नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय का। महामना मदन मोहन मालवीय, ये उपाधि उन्हें महात्मा गांधी ने दी थी। और उनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। जी, उनका सबसे बड़ा योगदान था 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब BHU की स्थापना। उन्होंने उस वक्त शिक्षा के एक ऐसे केंद्र की नींव रखी जो आज भी देश की शान है। वो हिंदुस्तान और अभ्युदय जैसी पत्रिकाओं के जरिए अपने राष्ट्रवादी विचार भी फैलाते थे। और फिर दौर आया क्रांतिकारियों का। काकोरी ट्रेन एक्शन के नायकों की बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह। हाँ, और रोशन सिंह। और कमाल की बात यह है कि ये तीनों ही शाहजहांपुर से थे। बिल्कुल, ये सिर्फ एक संयोग नहीं था। उस समय शाहजहांपुर आर्य समाज और क्रांतिकारी गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र बन चुका था। अच्छा। वहाँ का माहौल ही ऐसा था जो युवाओं को देश के लिए कुछ करने को प्रेरित कर रहा था। लेकिन इस कांड के बाद जो हुआ वो दुखद था। तीनों को अलग अलग जेलों में फांसी दी गई। बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद में और रोशन सिंह को इलाहाबाद की नैनी जेल में। चंद्रशेखर आजाद भी इस कांड में शामिल थे, लेकिन वो कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। नहीं, उन्होंने प्रयागराज के एल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली थी। वो वाकई आजाद ही रहे। आजाद भारत की बात करें तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी प्रयागराज के आनंद भवन में हुआ था। हाँ, और 1929 का वो ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन जहां पहली बार पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ, उसकी अध्यक्षता भी नेहरू जी ने ही की थी। और फिर आते हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म मुगल सराय वाराणसी में हुआ था। जय जवान जय किसान, एक नारा जिसने पूरे देश में ऊर्जा भर दी। सही कहा, वो नारा आज भी उतना ही प्रासंगिक है। शास्त्री जी अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, और ये दुख की बात है कि वो भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई। ताशकंद में? जी, ताशकंद में। राजनीति और क्रांति से हटकर अगर खेल की दुनिया में देखें तो एक नाम है जो हमेशा के लिए अमर है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। प्रयागराज में जन्मे ध्यानचंद, उनका हॉकी स्टिक पर ऐसा नियंत्रण था कि लोग कहते थे उनकी स्टिक में चुंबक है। मैंने भी ये सुना है। उनका जन्मदिन 29 अगस्त आज भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये बहुत अच्छा कदम था कि देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। बिल्कुल, ये उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। उनकी आत्मकथा का नाम गोल है, जो सिर्फ उनके खेल को ही नहीं बल्कि उनके जीवन के लक्ष्य को भी दिखाता है। इतनी क्रांति, राजनीति और इतिहास की बातों के बाद अब थोड़ा साहित्य के आंगन की ओर चलते हैं। यहाँ भी उत्तर प्रदेश की जमीन बहुत उपजाऊ रही है। शुरुआत करते हैं संत कबीरदास से। कबीर, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ, वो अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने समाज के हर पाखंड पर चोट की। उनकी रचनाएं साखी, सबद और रमैनी आज भी हमें रास्ता दिखाती हैं। और फिर इसी भक्ति काल में आते हैं तुलसीदास। हाँ, जिनका जन्म चित्रकूट के राजापुर गांव में हुआ था। रामचरितमानस के रचयिता। उन्होंने तो अवधी भाषा को घर घर पहुंचा दिया। सही बात है, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य है।
उनकी एक और बहुत प्रसिद्ध रचना है विनय पत्रिका, और वो उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है। ये दिखाता है कि उनका दोनों भाषाओं पर कितना गहरा अधिकार था। अब अगर आधुनिक हिंदी साहित्य की बात करें तो एक नाम के बिना वो शुरू ही नहीं हो सकती, मुंशी प्रेमचंद, धनपत राय, जो वाराणसी में जन्मे और प्रेमचंद के नाम से अमर हो गए। उन्होंने हिंदी साहित्य को तिलिस्मी कहानियों से निकालकर आम आदमी के जीवन से जोड़ा। गोदान, गबन, रंगभूमि, उनके उपन्यास आज भी भारतीय समाज का आईना है। बिल्कुल। होरी का संघर्ष आज भी भारत की कितने ही किसानों की कहानी लगता है। और ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि उनका आखिरी उपन्यास मंगलसूत्र अधूरा रह गया था। हाँ, जिसे बाद में उनके बेटे अमृत राय ने पूरा किया। अमृत राय खुद भी एक बड़े लेखक थे। उन्होंने अपने पिता के जीवन पर एक बेहतरीन जीवनी लिखी है, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही, ये नाम प्रेमचंद के व्यक्तित्व को बिल्कुल सही परिभाषित करता है। इसी आधुनिक साहित्य की कड़ी में एक और बहुत बड़ा नाम है महादेवी वर्मा, फर्रुखाबाद में जन्मी, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और ये उपाधि उन्हें यूं ही नहीं मिली। उनकी कविताओं में जो वेदना, जो पीड़ा और जो गहराई है वो अद्भुत है। वो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है। जी, और उनकी कृति यामा के लिए उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। और फिर तो जैसे एक से बढ़कर एक सितारों की झड़ी लग गई। जयशंकर प्रसाद, वाराणसी से। हाँ, जिन्होंने कामायनी जैसा महाकाव्य लिखा, लेकिन उनका उपन्यास इरावती अधूरा रह गया। फिर मैथिली शरण गुप्त, झांसी से, जिन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा मिला। उनकी साकेत और भारत भारती ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों में जोश भर दिया था। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुकुरमुत्ता एक बिल्कुल अलग व्यंग्यात्मक रचना है। और हरिवंश राय बच्चन, प्रतापगढ़ से, उनकी मधुशाला को तो कौन भूल सकता है। बिल्कुल। और राहुल सांकृत्यायन, आजमगढ़ से, उन्हें घुमक्कड़ कवि कहा जाता था। उनका असली नाम केदारनाथ पांडे था, है ना? हाँ, उन्होंने अपनी यात्राओं को ही अपना साहित्य बना दिया, दुनिया को अपनी आंखों से देखा और उसे शब्दों में उतार दिया। ये जानना बहुत सुकून देता है कि ये साहित्यिक परंपरा आज के समय में भी उतनी ही मजबूत है। बिल्कुल। हाल के वर्षों में भी उत्तर प्रदेश के लेखकों ने बड़े सम्मान हासिल किए हैं, जैसे नासिरा शर्मा, इलाहाबाद से। उन्हें उनके उपन्यास पारिजात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अच्छा। ममता कालिया, मथुरा से, उन्हें दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान मिला। और असगर वजाहत, फतेहपुर के, उन्हें उनके नाटक महाबली के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये दिखाता है कि ये परंपरा आज भी जीवित और सशक्त है। जी बिल्कुल। जब हम इन सभी नामों को एक साथ देखते हैं, बुद्ध से लेकर बिस्मिल तक और कबीर से लेकर आज की ममता कालिया तक, तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक ऐसी भूमि रही है जहां विचारों ने जन्म लिया, क्रांतियां हुईं और शब्दों ने हमारी संस्कृति को गढ़ा। हर हस्ती ने अपने अपने दौर में समाज को एक नई दिशा दी है।